गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी के 2023 पेपर्स को डिस्कस करेंगे। अरे, तो आज हम अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इंश्योरेंस के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं जो भी एग्ज़ाम में एक्चुअली आए थे। तो पीवाईक्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? आप सबको पता है कि पीवाईक्यूज़ के थ्रू आपको अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करने का एक मौका मिलता है। तो जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने, जिन एस्पिरेंट्स ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, बट आई होप ऐसा कोई नहीं होगा, उनको ये पता चल जाएगा कि उनको उनका वीक एरिया क्या है, उनका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, और उनको कितनी प्रिपरेशन और करनी है। और अगर आपने अकाउंट्स और ऑडिटिंग प्रिपेयर कर लिया है, जैसे कि लाइव क्लासेस भी हमारी ओवर हो चुकी हैं अकाउंट्स और ऑडिटिंग की, तो भी आपको अपने आप को इवेल्युएट करने का मौका है कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे सारे क्वेश्चन जो भी एक्चुअली में आए थे एपीएफसी 2023 के एग्ज़ाम में विद रिगार्ड्स टू द अकाउंट्स, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं थे, तो ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन अकाउंट्स और ऑडिटिंग के ही होंगे। ठीक है, शुरू करें। चलो भाई, हर क्वेश्चन को अपने आप आंसर करने की कोशिश करना, जिससे कि आप खुद को इवेल्युएट कर सको, और एक कॉपी में नोट करते रहना कितने आंसर आपके सही हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं आउट ऑफ दैट कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। चलो भाई, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक के बारे में बताता हूँ। अच्छा, मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है कि नहीं ये भी बता देना। मैं ऑडिबल एंड विजिबल और नॉट क्लियरली, ये भी बता देना चैट सेक्शन में। तो अगर आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं और आपको कंप्लीट एक गाइडेंस चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो यहाँ से आपको मिल जाएगी गाइड बुक से। इस गाइड बुक में आपको एग्जाम पैटर्न, डिकोडेड सिलेबस, सारे सब्जेक्ट्स में जो भी पीवाईक्यूज आए थे उनके एक्सप्लेनेशन, सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा। और ये फ्रीली डाउनलोडेबल है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ क्लियर है कि नहीं ये बता दो भाई, वरना पता चला मैंने क्वेश्चन शुरू कर दिए फिर दोबारा बोलना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सेम सिलेबस है रवि, सब कुछ ठीक है ना? वो तो बता नहीं रहे जो मैं पूछ रहा हूँ, और क्वेश्चन ज़रूर पूछोगे। हाँ सब कुछ क्लियर है, मैंने खुद ही चेक कर लिया। बड़े ढीठ बच्चे हो भाई, अपने क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, जो मैं पूछ रहा हूँ वो नहीं बता रहे हो। चलो आगे देखो। चलो, हाँ कहाँ थे हम लोग? पहला क्वेश्चन है और आपको आंसर करना है। बताओ भाई, ये एग्जाम में एक्चुअली में क्वेश्चन आया था, इसका आंसर सब लोग करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ बिजनेस फर्म assets of the business are valued on the basis of their intrinsic rather than their realizable value. This accounting is based on what? तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अब ईओ और एपीएफसी का सिलेबस सेम हो चुका है। पहले अलग था तो हम एपीएफसी का डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम ईओ एओ का भी करेंगे। अभी हम एपीएफसी 2023 का डिस्कस कर रहे हैं। उसमें ये क्वेश्चन आया था कि असेट्स जो बिजनेस के हैं उसको हम इंट्रेंसिक वैल्यू में, जो उसकी फेयर वैल्यू होती है, उस पर रखते हैं, ना कि उसकी सेल वैल्यू पे, ना कि उसकी करंट सेल वैल्यू पे। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है उसकी करंट सेल वैल्यू क्या है। ऐसा हम क्यों करते हैं, किस कॉन्सेप्ट की वजह से ऐसा हमको करना पड़ता है? पहला ऑप्शन है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, सेकंड है मैचिंग कॉन्सेप्ट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सी है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, और डी है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। हाँ भाई बताओ, किस प्रिंसिपल की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं कि जो हमारे पास असेट्स हैं उनको हम इंट्रिंसिक वैल्यू पे कंसिडर कर रहे हैं, ना कि उनकी करंट सेल वैल्यू पे? देखो बात समझना, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। आप करंट सेल वैल्यू पे इसलिए नहीं कर रहे हो, करंट सेल वैल्यू पे इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आपका बिजनेस आगे तक रन होने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि इसी साल बिजनेस बंद हो जाएगा आपको। तो आप ये अज्यूम करके चलते हो कि आपका बिजनेस कंटिन्यूसली रन करेगा आगे तक, और इस बिजनेस को यूज़ करके आप कितने पैसे कमाने वाले हो आगे जाके, उसके बेसिस पे आप इंट्रेंसिक वैल्यू निकालते हो, या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे भी कर सकते हो, डेप्रिसिएशन माइनस करके। ठीक है, तो जो क्रक्स है क्वेश्चन का वो आपसे इतना पूछ रहा है कि आप इंट्रिंसिक वैल्यू पे ले रहे हो, ना कि करंट रियलाइजेबल वैल्यू पे, करंट सेल वैल्यू पे। तो करंट सेल वैल्यू पे क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि आपका बिजनेस अभी बंद नहीं हो रहा है, यही अज्यूम करके आप अपनी अकाउंटिंग कर रहे हो। और आपका बिजनेस अभी बंद नहीं हो रहा है, फोर्सिबल फ्यूचर तक कंटिन्यू करता रहेगा। ये कौन सा अजम्पशन कहता है भाई? ये कहता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये भी देख लो। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक इवेंट को आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो, उसी को आप अकाउंट्स बुक में रखोगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक बार ये भी आप रिवाइज कर लीजिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो आपने रिवेन्यू, बड़े ध्यान सुनना, इस साल कमाया है,
करंट ईयर में जो भी आप रिवेन्यू कमा रहे हो, इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है उसी को आप इस करंट ईयर में बुक करोगे, बाकी एक्सपेंसेस को बुक नहीं करोगे। मतलब कि अगर आपने 10 टॉयज़ खरीदे इस साल, लेकिन आपने बेचे हैं सिर्फ 8 टॉयज़ इस साल, 2 टॉयज़ जो है वो अगले साल बेचोगे, तो 2 टॉयज़ की जो कॉस्ट होगी वो इस साल नहीं रखना, वो अगले साल रखना। इस साल आप 8 टॉयज़ की ही कॉस्ट रखोगे क्योंकि आप 8 टॉयज़ ही बेच पाए हो। सो रिवेन्यू शुड बी मैच्ड विद दी कंसर्न्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। और आपको करना क्या है, हर क्वेश्चन में देखना है आपके कितने आंसर सही हुए हैं। लास्ट में आप मार्क्स कैलकुलेट करोगे कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं टोटल जितने भी हम डिस्कस करेंगे आज। इससे आपको परफॉर्मेंस पता चलेगी अपनी कि जो आपने प्रिपरेशन कर रखी है अभी तक वो कितनी अच्छे से कर रखी है। अगर मार्क्स बहुत कम आते हैं तो फिर रिवाइज करोगे और अच्छे से। ठीक है, और प्रिपरेशन अगर शुरू नहीं की है तो भी मार्क्स कैलकुलेट कर लेना, ताकि समझ में आ जाएगा कि कितना प्रिपरेशन करना और बाकी रह गया है। ठीक है, चलो भाई, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या होता है ये भी एक बार देख लेते हैं। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जो एक बार पॉलिसी आप यूज़ कर रहे हो, मान लो इस फाइनेंशियल ईयर में कोई पॉलिसी यूज़ कर रहे हो, वही पॉलिसी आप हर साल यूज़ करोगे। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। तो हमने सारे के सारे प्रिंसिपल पढ़ लिए, बट जो आंसर है वो गोइंग कंसर्न है। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूँ आपको। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब है न्यूमेरिकल हमारे पास, बड़े ध्यान सुनो, देखता हूँ कितने लोग आंसर कर लेते हैं। ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस है फर्म का 31 दिसंबर 2022 का ट्रायल बैलेंस है। इसमें क्या बोल रहा है, ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास 25 लाख है। ठीक है, मतलब ये हमारे डेटर्स हैं जिनसे हमको पैसे मिलने वाले हैं, ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है ये। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी हैं 1,40,000, ये पहले से उतर के आ रखे हैं। प्रोविजन फॉर डेटर्स क्या होता है भाई, ये क्रेडिट बैलेंस होता है इसका। प्रोविजन और रिजर्व का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये हो सकता है पिछले साल से उतर के आया है हमारे पास, इस साल के एंड में भी है। बैड डेट्स इस साल के 40,000 ऑलरेडी बुक हो रखे हैं क्योंकि ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है। ट्रायल बैलेंस के अलावा जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसका मतलब है ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपने अभी तक बुक नहीं की है, बट आप कर सकते हो आगे, क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको। बात समझ में आती है? लेज़र ऑन कर दिया मैंने आपके लिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एडिशनल जो बैड डेट्स हुए हैं इस साल, वो कितने हुए हैं, 2 लाख रुपए के हुए हैं। कितने हुए हैं भाई, 2 लाख रुपए के एडिशनल बैड डेट्स हुए हैं। एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लो पहले कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उसके हिसाब से आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन यूजफुल है, क्या क्या नहीं है। सबसे पहले देखो निकालना क्या है, ऐसे ही करते हैं न्यूमेरिकल को। सबसे पहले आप देखते हैं कि क्वेश्चन में निकालना क्या है। तो क्वेश्चन में जो निकालना है वो ये है, टोटल अमाउंट जो आप चार्ज करोगे पीएल अकाउंट से, जो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट है ना, उसमें आप डेबिट, पीएल को डेबिट कितने अमाउंट से करोगे बैड डेट्स के केस में, और प्रोविजन जो क्रिएट कर रहे हो, ओवरऑल आपका पीएल कितने से डेबिट होगा इस करंट ईयर में। मतलब 2021-2022 में आपका पीएल कितने से डेबिट होगा, ये आपको ओवरऑल निकालना है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो एडिशनल बैड डेट भी दे रखे हैं 2 लाख मतलब जो बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए हैं, इसके अलावा आपके एडिशनल बैड डेट्स हुए हैं। ठीक है, उसके बाद फर्म की पॉलिसी है वो ये है कि उसको प्रोविजन बनाने पड़ते हैं 10% ऑफ दी ट्रेड रिसीवेबल बैलेंसेस। जो भी ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंसेस बचेगा उसका 10% आपको प्रोविजन लेना पड़ेगा। प्रोविजन बनाते टाइम पे भी पीएल डेबिट होता है, बैड डेट्स के लिए भी पीएल डेबिट होता है। आई होप आपको पता होगा ये, क्योंकि दोनों ही एक्सपेंसेस है हमारे। ठीक है, अब कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि टोटल अमाउंट कितना डेबिट करोगे आप पीएल से, टोटल एक्सपेंस कितना है आपका बैड डेट्स और प्रोविजन को लेके। तो देखो सबसे पहले तो आप 40,000 कर देना, क्योंकि भाई 40,000 ऑलरेडी बैड डेट्स आपका दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, मतलब आपका पीएल डेबिट हुआ होगा 40,000 से। हाँ सर, बात समझ में आती है, वेरी वेरी गुड, समझ में आती है इतनी बात। तो आगे देखो, कह रहा है कि 2 लाख का एडिशनल बैड डेट है जो इस साल आपका अकरेंस हुआ है, ये आपको एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पता चला होगा। तो भाई इसको भी पीएल से डेबिट करना पड़ेगा, ये भी एक्सपेंस है। हाँ, तो भाई ये 2 लाख भी आपका हो गया एक्सपेंस, तो 2,40,000 तो हो गया आपका। और क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि जो कंपनी है वो पॉलिसी है उसकी कि ट्रेड रिसीवेबल का जो भी बैलेंसेस बचता है, जो भी डेटर्स के बैलेंसेस बचते हैं, उसका 10% वो प्रोविजन क्रिएट करती है। तो अभी आपका ट्रेड रिसीवेबल ट्रायल बैलेंस में दिया है 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपीज़। ठीक है भाई, एडिशनल बैड डेट्स आपके हो गए 2 लाख रुपीज़। तो ये बताओ ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस कितना बचा। 25 लाख ऑलरेडी है ट्रायल बैलेंस में, दिखा हुआ है आपका डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल का, लेकिन इसमें से 2 लाख रुपए आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो आप मुझसे ये भी कह सकते हो सर ये भी तो बैड डेट्स लिखा हुआ है 40,000, तो ये 40,000 तो हम ऑलरेडी इससे माइनस करके तभी 25 लाख लिखा हुआ है ना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर का पार्ट है।
जब भी ट्रायल बैलेंस में कोई बैलेंस लिखा हुआ है मतलब उसकी एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है ट्रेड रिसीवेबल में, बट जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 लाख रुपए दी गई है इसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई है इस 25 लाख में, तो इसको एडजस्ट करोगे बैलेंस निकालने के लिए। तो 25 लाख करोगे अगर, -2 लाख करोगे तो कितना आएगा भाई, आएगा 23 लाख। तो ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस कितना बचा, मैं बहुत धीरे बता रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए, बड़े ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है। 23 लाख बैलेंस आपका बचा है ट्रेड रिसीवेबल का। हाँ समझ में आती है इतनी बात, वेरी गुड। अब 23 लाख का 10% आपको प्रोविजन क्रिएट करना है कंपनी को। तो 23 लाख का अगर 10% क्रिएट करोगे तो कितना आएगा भाई, 2,30,000। इतना प्रोविजन क्रिएट करना है एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी को। लेकिन 2,30,000 में से 1,40,000 तो ऑलरेडी कंपनी के पास है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना तो ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि जो इनका डिफरेंस होगा सिर्फ वही इस साल बुक करना पड़ेगा। और डिफरेंस कितना है, 2,30,000 माइनस 1,40,000 करोगे तो कितना आएगा भाई, माइनस करके देखो कितना आएगा, 90,000 आएगा। सिंपल है, मेंटली कर सकते हो। तो 90,000 आपका एडिशनली पीएल से डेबिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। पहले था 40,000 जो आपने बुक किया था, 2 लाख भी बुक किया था, साथ में 90,000 भी बुक करोगे इसी साल पीएल के डेबिट में जाके, पीएल के डेबिट में एक्सपेंस बुक करोगे आप। टोटल कितना हो गया, ऐड करो इसको, 2 लाख प्लस 40,000 इज योर 2,40,000 प्लस 90,000 इज योर 3,30,000। ऐड करके देख लेना, यही आएगा। 2,40,000 प्लस एक करोगे तो कितना आएगा, 340, माइनस 10 कर दो 330 आ जाएगा। देखो आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपकी बेसिक्स क्लियर हैं तो आप ये बहुत जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने आपको बहुत ही धीरे समझाया है ताकि डाउट ना हो, वरना ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, क्या करना था, जो बैड डेट्स था ऑलरेडी वो तो आप बुक करोगे ही करोगे, एडिशनल बैड डेट को भी बुक करोगे और प्रोविजन के लिए आप अमाउंट निकाल के बुक कर दोगे, आंसर आ जाएगा 3,30,000। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो मैंने बताया था आपको, वही लिखा हुआ है देखो, 40, 2 लाख, साथ में 2,30,000 आया प्रोविजन, बट 1,40,000 तो ऑलरेडी बुकड है, तो जो डिफरेंस है वो है 90,000। अब इसको और इसको प्लस करोगे तो आ जाएगा 3,30,000। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। भाई वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब आते हैं भाई अगले क्वेश्चन में, ये भी एक न्यूमेरिकल है। इसमें सबसे पहले क्या पढ़ोगे, मैंने क्या ट्रिक बताई, न्यूमेरिकल में सबसे पहले पढ़ोगे कि निकालना क्या है। कोई भी क्वांट्स का क्वेश्चन होता है, कोई भी न्यूमेरिकल होता है, उसमें आप यही करते हो, क्वांट के लिए भी यही ट्रिक है। ठीक है, तो इसमें जो निकालना है आपको वो ये निकालना है कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या रहेगी 31 जनवरी को अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूजिंग लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपको लीफो मेथड यूज करना है। अच्छा सॉरी, थोड़ा जुकाम है, एडजस्ट कर लेना। लीफो मेथड क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअली, इसका मीनिंग एक्चुअली ये होता है कि अगर जो आपने लॉट बाद में खरीदा हुआ है उसको आप पहले बेचोगे। क्या मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट का, कि जो आपने प्रोडक्ट्स या गुड्स, ठीक है, जो आपने बाद में खरीदा है उसको आप पहले बेचोगे, तभी तो नाम है लास्ट इन बट फर्स्ट आउट। अगर इसकी जगह फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता तो क्या होता, जो आपने पहले खरीदा है उसी को आप पहले बेच रहे हो। इस हिसाब से आपको निकालना है कि कितनी इन्वेंट्री बचेगी। ठीक है, खुद से भी निकालने की कोशिश करो, मैं बता रहा हूं बट खुद से भी निकालने की कोशिश करो। देखो अब बोला जनवरी 31 में कितना बचेगा आपके पास इन्वेंट्री का बैलेंस कितना बचेगा। तो पहली बात तो ये जनवरी 1 को आपके पास इन्वेंट्री ओपनिंग है 200 रुपये, 200 यूनिट है 7 रुपये की। फिर जनवरी 8 को परचेज आपने फिर से किया है, जनवरी 25 को फिर से परचेज किया है, जनवरी 6 को आप बेच चुके थे और जनवरी 9 को भी बेच चुके थे। तो इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के जो डेट है ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दे रखी है। एग्जाम में आएगा सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना, क्योंकि भाई अगर 1 के बाद आप 6 को बेच रहे हो अगर कोई यूनिट्स, तो 6 को बेचने के लिए जो 1 को आपके पास था उसी में से तो बेचोगे। जो 25 को खरीदा है वो थोड़ी बेच पाओगे 6 तारीख को, इसलिए जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए आपको अलग अलग डेट दे रखी है। तो इसको करोगे कैसे, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले आप जो 6 को बेच रहे हो उसको बेचने के बाद 6 तारीख को जितना भी आप इन्वेंट्री सेल कर रहे हो, इसको सेल करने के बाद कितनी इन्वेंट्री बची है इसको निकालने की कोशिश करो। देखो 6 जनवरी को आपने 100 यूनिट्स बेची, ओपनिंग कितनी थी आपकी जनवरी 1 को 200 यूनिट्स थी भाई 200 यूनिट्स थी। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज कर रहे हो। 6 जनवरी को जब आप 100 यूनिट्स बेचोगे तो किस लॉट से बेचोगे, जो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है इसी से तो बेचोगे, और किससे बेचोगे भाई। 6 जनवरी को जो आप 100 यूनिट्स बेच रहे हो वो कौन सी इन्वेंट्री बेचोगे आप, यही वाली 200 में से तो बेचोगे 100। हाँ बेचेंगे, वेरी गुड। 200 में से 100 आपने बेच दी, अब कितनी बची आपके पास, अगेन आपके पास 100 यूनिट्स बच गई और रेट था 7 यूनिट्स 7 रुपीज़ पर यूनिट। तो आपकी जो टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है आफ्टर 6 जनवरी सेल
वो कितनी आ गई भाई, 700 रुपीज़ आ गई आफ्टर 6 जनवरी सेल। बट क्वेश्चन ने पूछा है 31 जनवरी के बाद कितना होगा। ठीक है, समझ में आती है बात। तो ये तो आपकी हो गई जनवरी 6 के बाद सेल, जनवरी 6 की सेल के बाद आपकी इतनी इन्वेंट्री बच गई। अब क्वेश्चन में देखो दे रखा था 8 जनवरी को आप दोबारा परचेज कर रहे हो, मैंने बोला था असेंडिंग ऑर्डर में करोगे, तो एक के बाद आपने 6 को बेच दिया, 700 की इन्वेंट्री बच गई ओपनिंग वाली। 8 जनवरी को आपने एक और लॉट खरीदा, फिर से परचेज किया। अब जो प्राइस है, अब जो यूनिट है वो है 1100 यूनिट आपने खरीदी, 1100 यूनिट्स आपने खरीदी है। ठीक है, तो आपके पास जो सेकंड लॉट की इन्वेंट्रीज बची है वो 1100 बची है। ये सेकंड लॉट है जो आप सेकंड लॉट खरीद रहे हो, और ये सेकंड लॉट जो आप खरीद रहे हो ये 7 रुपये में नहीं खरीद रहे हो, ये 8 रुपये में खरीद रहे हो। तो इसकी जो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होगी, पॉइंट्स आपने पढ़ी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। भाई एक की प्राइस आपको दे रखी है 1100 यूनिट की, कितनी प्राइस होगी टोटल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 8800 आ जाएगा। तो अभी आपके पास जो इन्वेंट्री बची है आफ्टर 8 जनवरी वो कितनी है, 700 प्लस 8800। बात समझ में आती है। 8 जनवरी के बाद क्या हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में देखो 8 के बाद सीधे 9 आया है, यहाँ लिखा 25 है बट 25 से कंफ्यूज नहीं होना। 8 के बाद आपने 9 जनवरी को कुछ बेचा है सामान, उस पर फोकस करो असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो 8 जनवरी के बाद अगर आपने 9 जनवरी को कुछ बेचा है और हमारा मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो आप जो 9 जनवरी को इन्वेंट्री बेचने वाले हो वो आप इस 1 जनवरी की बची हुई इन्वेंट्री से नहीं बेचोगे, वो किससे बेचोगे फिर, वो 8 जनवरी को जो आपने इन्वेंट्री खरीदी थी, 8 जनवरी को जो आपने इन्वेंट्री खरीदी थी उससे बेचोगे। क्यों, क्योंकि मेथड यूज कर रहे हो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में खरीदा उसको पहले बेचो। तो 9 जनवरी को आप कितनी सेल कर रहे हो, इसमें दे रखा होगा 9 जनवरी को आप 200 यूनिट सेल कर रहे हो, देखो लिखा हुआ है ना इशूड फॉर सेल 200 यूनिट्स। तो जो ये आप 200 यूनिट बेच रहे हो 9 जनवरी को, वो इस 1100 में से बेच रहे हो, इसमें से बेच रहे हो इस 1100 में से, इस 100 में से नहीं निकालोगे कुछ भी, क्योंकि मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट। बात समझ में आ रही है। ठीक है भाई, तो 9 जनवरी की सेल के बाद आपके पास जो शुरू की 100 यूनिट बची हैं वो 100 की 100 ही रहेंगी, उसकी वैल्यू 700 ही रहेगी। ठीक है भाई, 8 जनवरी के 8 जनवरी को आपने 1100 की इन्वेंट्री खरीदी थी, तो 1100 की इन्वेंट्री बची है, इसमें से 200 आप बेच रहे हो क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है, इसमें से 200 इन्वेंट्री आप बेच दे रहे हो 8 जनवरी को जो आपने खरीदा था। तो 1100 में से 200 माइनस हुआ, कितना बचा अब आपके पास, 900 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री बची सेकेंड लॉट में से जो आपने 8 जनवरी को खरीदी थी। और ये 900 रुपये की प्राइस कितनी है, रेट कितना है, 8 रुपये है, तो 9 × 8 हो जाएगा 72। तो इसकी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी 7200। ठीक है, इसी 1100 में से 200 आपने भेज दिए, कितना बचा भाई 900, 900 × 8 आ जाएगा 7200। 9 जनवरी के बाद वापस से क्वेश्चन में आओ, 9 जनवरी के बाद क्या हो रहा है, फिर से आपने परचेज किया है 25 जनवरी को 300 यूनिट 9 रुपीज़ पर यूनिट में। तो ठीक है भाई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर से 25 जनवरी को आपने परचेज किया 300 यूनिट्स और इसका रेट था 9 रुपीज़ पर यूनिट, ये तो आपने बेचा नहीं है अभी तक 31 जनवरी तक, तो 300 × 9 कर दोगे 2700 आ जाएगा। इन सारी वैल्यूज इन्वेंट्री को आप प्लस कर दोगे। पहले लॉट की कितनी इन्वेंट्री बची है, 700 रुपये। सेकेंड लॉट जो 8 जनवरी को आपने खरीदा था उसकी कितनी इन्वेंट्री बची है, 7200। जो थर्ड लॉट में आपने खरीदा था 25 जनवरी को, उसकी कितनी इन्वेंट्री बची है, 2700। सबको प्लस करोगे आंसर आएगा भाई 10,600। बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन था, तो आपका आंसर आ गया 10,600 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी आप टिक कर दोगे, सी 10,600। ठीक है भाई, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है। अगर क्वेश्चन में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोलता, अगर क्वेश्चन में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोलता, तो ये 9 जनवरी को आपने सामान बेचा है ना 200 यूनिट, इसको बेचने के लिए आप पहले 100 यूनिट यहाँ से यूज़ करते हैं। फर्स्ट जनवरी की जो 100 यूनिट आपके बचे थे ना, पहले आप इसको यूज़ करते, फिर बची हुई 100 यूनिट आप इस सेकेंड लॉट से लेते, ये ध्यान रखना। बट ये मेथड था लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो आपने लास्ट में खरीदा है बेचने से पहले, उसी में से आपने 200 यूनिट निकाल दिया, ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये तो आप बिना कॉपी पेन के कर सकते हो। द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज सब्जेक्ट टू वाइड फ्लक्चुएशन। जो भी आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं शेयर्स में, उसमें फ्लक्चुएशन तो होंगे, आपको मालूम है कि फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, कितने अमाउंट के होंगे आपको ये नहीं पता है, बट फ्लक्चुएशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इस फ्लक्चुएशन को आगे जाके जो अगर लॉस अगर आपको होता है, इसको कवर करने के लिए आप आज ही की डेट में प्रोविजन क्रिएट कर लेते हो। प्रोविजन मतलब आगे होने वाले लॉसेस को देखते हुए आप आज ही की डेट में एक अमाउंट आप रिजर्व कर लेते हो अपने पास, एक अमाउंट बुक कर लेते हो कि आगे काम आएगा लॉस बुक करने के लिए, तो उसके लिए उसको आप बोलते हो प्रोविजन बुक करना। तो आपने प्रोविजन क्रिएट कर लिया आगे आने वाले फ्लक्चुएशन के लिए जो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में हो सकता है। तो ये किस कन्वेंशन के हिसाब से
आपने प्रोविजन बुक किया है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज सब्जेक्ट टू वाइड फ्लक्चुएशंस. A provision created against fluctuation in value of investment is based on the convention of what? Conservatism, full disclosure, materiality, consistency. तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है भाई, पेनेट्रेट करता हूँ. इसका आंसर है कंजर्वेटिज्म. क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? You whatever losses you are anticipating in the future, you have to book it right now. जो भी आप एंटिसिपेट कर रहे हो लॉसेस, उसको आप अभी बुक कर लो. जो आप एंटिसिपेट कर रहे हो प्रॉफिट फ्यूचर में, उसको बुक नहीं करोगे. तो यहाँ पे आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हो कि आगे लॉस हो सकता है, तो उसके लिए प्रोविजन आप आज ही क्रिएट कर ले रहे हो. ठीक है, तो आप कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को यूज करके उन लॉसेस को आज ही बुक कर ले रहे हो इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजन. तो इसका आंसर है कंजर्वेटिज्म. फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है? फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है जो यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है. ये कहता है फुल डिस्क्लोजर. मेटीरियलिटी क्या कहता है? मेटीरियलिटी कहता है कि जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है उसको आपको नहीं छोड़ना है, उसको आपको ओमिट नहीं करना है, ना ही इसको मिसस्टेट करना है, उसको ज़रूर से अपनी अकाउंटिंग बुक में एंटर करना है. मटेरियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? वो सारी इन्फॉर्मेशन जिसके ओमिट होने से या जिसके मिसस्टेटमेंट होने से यूजर्स के डिसीजन पे फर्क पड़ जाएगा, उसको कहते हैं मटेरियल इन्फॉर्मेशन. तो सारी की सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन को आपको बुक करना है. ठीक है भाई. कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने एक बार यूज़ कर ली है, हाँ बिल्कुल सही है आंसर 47 का जिसने भी दिया है. डी कहता है कि कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो आपने पॉलिसी इस बार यूज़ कर ली है वही पॉलिसी आप आगे आने वाले सालों में यूज़ करते भाई रहोगे. ठीक है भाई, समझ में आती है बात. तो इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए. बट मैंने आपको सारे ऑप्शन समझा दिए हैं जानबूझ के, ताकि आपको और क्लैरिटी आती जाए हर एक क्वेश्चन के साथ. आगे आ जाओ भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन लेजर ऑन कर लेता हूँ मैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज नॉट कवर्ड इन ऑडिट. ओहो हो भाई, ऑडिट का क्वेश्चन आ गया, ऑडिट का. ठीक है भाई, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आईसीआई से उठाया गया है. डायरेक्ट डेफिनेशन है ये. किसकी डेफिनेशन है? नहीं, ये डेफिनेशन नहीं. अच्छा, ये तो आसान क्वेश्चन, ये बेसिक का है. ये ऑडिट का डेफिनेशन नहीं है, ये बेसिक का है ऑडिट. कि कौन सा एस्पेक्ट ऑडिट में कवर नहीं है, मतलब ये स्कोप से क्वेश्चन है. स्कोप ऑफ ऑडिट एक टॉपिक है आपके कोर्स में, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. ऑडिट क्या होता है? आप एग्जामिनेशन करते हो, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसको बोलते हैं ऑडिट. तो कह रहा है कौन सा एस्पेक्ट्स कवर्ड नहीं है ऑडिट में. ए ऑप्शन कह रहा है एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल. ये तो करते हो, तो ये आंसर नहीं होगा, ये स्कोप में है. प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ये नहीं है पार्ट ऑडिट का. क्यों नहीं है ऑडिट का पार्ट? अरे बाबा, ये अकाउंटिंग का पार्ट है सिंपल. ये भाई अकाउंटिंग का पार्ट है, ये ऑडिट का पार्ट थोड़ी है. जब आप बुक्स प्रिपेयर कर रहे हो अकाउंट्स की, उसको तो आप अकाउंटिंग में पढ़ते हो. तो यही आंसर है बी. बट सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है. रिपोर्टिंग टू द अप्रोप्रिएट पर्सन और बॉडी. देखो, ऑडिट रिपोर्ट बनती है तो वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट किया जाता है. ऑडिटर क्या करेगा? उस रिपोर्ट को मैनेजमेंट को देगा, कम्युनिकेट करेगा. तो ये भी स्कोप में आता है. डी है वेरिफिकेशन ऑफ द ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन को तो आपको वैलिडिटी उसकी चेक करनी ही पड़ेगी, उसकी ऑथेंटिसिटी आपको चेक करनी ही पड़ेगी, यही तो ऑडिटर का काम है. तो ये भी स्कोप में आता है. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी. देखो, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी. हमने डिस्कस कर लिया. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. ये इजी क्वेश्चन था. अब अगला क्वेश्चन फिर से ऑडिट का है. ये डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी गई है आपसे. किसकी डेफिनेशन आपको ये बताना है. क्वेश्चन नंबर 49 है. 49 मतलब जो पेपर का क्वेश्चन नंबर 49 है. ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 49 नहीं पढ़ रहे हम. ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान. किसकी डेफिनेशन है ये? ऐसा कौन सा यहाँ पे टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है? टर्मिनोलॉजी बेसिकली आपके 3 मेन इंपॉर्टेंट है इसमें. टॉपिक है आपका ये एक है, मैं आपको बता देता हूँ क्या टॉपिक है आपके ऑडिट में. लाइव क्लासेस वालों को तो पता है, बट जो लोग कोर्स में नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ मैं. जो ऑडिट स्ट्रैटेजी, ठीक है, आपके बाद फिर बनता है ऑडिट प्लान और आपका ऑडिट प्रोग्राम. ये एक चैप्टर है आपका. कहाँ पे चैप्टर है ये ऑडिट में चैप्टर है. ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम. इसमें पूछा है ये किसकी डेफिनेशन है. क्या है डेफिनेशन जो लिखी हुई है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन. स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट. तो जो ओवरऑल स्कोप बताएगा ऑडिट का, मतलब कि कितना आपको ऑडिट करना है, कहाँ कहाँ तक स्प्रेड है ऑडिट. क्या आपको बैलेंस शीट भी चेक करनी है, क्या आपको पीएल भी चेक करना है, क्या आपको सब कुछ चेक करना है. टाइमिंग मतलब कब कब चेक करोगे आप, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, मतलब कब कब रिपोर्ट करना है, किस डेट में, उसके हिसाब से आपको चेक करना पड़ता है ना.
कि कब कब आपको रिपोर्ट देनी है मैनेजमेंट को, उसके हिसाब से आप टाइमिंग सेट करते हो कि भाई इस टाइम पे मैं जाऊँगा कंपनी में, फर्म में, और मैं ऑडिट करूँगा। डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब होता है अप्रोच, ओवरऑल अप्रोच क्या फॉलो करोगे आप। क्या आप इंटरनल कंट्रोल्स पर रिलाई करोगे, जो आपकी कंपनी, जो आपका क्लाइंट है, आप ऑडिटर होकर आपका जो क्लाइंट है उसके इंटरनल कंट्रोल जैसे भी हैं, क्या उस पर आप रिलाई करोगे या नहीं करोगे। कि आप सब्सटैंटिव चेकिंग करोगे, मतलब डिटेल में चेकिंग करोगे, ये आप डिसाइड करते हो। किस में डिसाइड करते हो ये, ऑडिट स्ट्रैटेजी में, कि प्लान में, कि ऑडिट प्रोग्राम में। भाई तो ये डिसाइड करते हो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी में। तो याद रखना, पहले आप ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हो, फिर आप डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनाते हो। ठीक है। डिटेल ऑडिट प्लान में क्या रहता है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट रहता है। क्या रहता है, एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स रहता है। ये आपको वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, समझा भी दिया है मैंने, बट समझाने में, ये तो पूरा चैप्टर है, वैसे तो मैंने पूरा चैप्टर समझा रखा है, बट अभी मैं यहाँ पे पूरे चैप्टर तो समझा नहीं सकता, इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या याद रखना है कि ऑडिट स्ट्रैटेजी में आपका स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन आता है। ऑडिट प्लान में आपका एनटीई, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स आता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखोगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर भाई बी। ठीक है, समझ में आता है। जरा मैं चेक भी करूँ किसी ने आंसर दिया है, नहीं, किसी को आंसर नहीं आता था इसका, कोई बात नहीं। या फिर थोड़ा लैग होगा शायद, जब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ थोड़ा आपको लेट पहुँच रहा है, यूट्यूब में थोड़ा लैग होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, अपने मार्क्स जोड़ते रहना। अगर मैं आंसर कर दे रहा हूँ आपके आंसर देने से पहले चैट पे, कोई बात नहीं, आपको पता है आंसर तो उसमें 1 मार्क्स दे देना अपने आप को, मतलब एक क्वेश्चन सही हो गया ये टिक कर लेना, फिर लास्ट में देखना कितने सही हुए कितने गलत हुए, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, अब आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गुडविल। अच्छा, पहली चीज़ और एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, अकाउंट्स का है बहुत ज़्यादा वेटेज। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ, एनटी का फुल फॉर्म बताया मैंने रवि, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। अकाउंट्स ऑडिट का है बहुत ज़्यादा वेटेज एग्जाम में, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। कम से कम 15 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, सोच सकते हो 15 क्वेश्चन अकाउंट्स और इंश्योरेंस अभी काउंट ही नहीं किया मैंने, 15 क्वेश्चन। तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है, अकाउंट्स और ऑडिट को। गुडविल अकाउंट इज व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। देखो आपको एक तरीका बताता हूँ याद करने का मैं। जो भी असेट अकाउंट होते हैं, जो भी असेट अकाउंट होते हैं, ये गुडविल क्या है, असेट अकाउंट है। ठीक है मेरे को थोड़ा जुकाम हो रहा है, चलो। तो इसको हम रियल अकाउंट में रखते हैं, किस में रखते हैं भाई, रियल अकाउंट में रखते हैं, जो भी असेट अकाउंट होंगे। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो गया, रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, जो इंडिविजुअल से, जो पर्सन से रिलेटेड अकाउंट होते हैं, वो सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, जो भी इनकम अकाउंट होते हैं, जो भी एक्सपेंस अकाउंट होते हैं, वो सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। जो पर्सनल और रियल में नहीं आते हैं वो सारे नॉमिनल अकाउंट हो जाते हैं। ठीक है भाई, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, आंसर कह दिया ऑप्शन नंबर बी। गुडविल क्या है, रियल अकाउंट है, देखो बी है। ठीक है, बट मैंने आपको सारे अकाउंट समझा दिए, नॉमिनल भी क्या होता है, पर्सनल भी क्या होता है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल दे दूँ क्या, नॉमिनल का जैसे एग्जाम्पल है सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, रेंट रिसीव्ड, रेंट पेमेंट, ठीक है, सेल्स अकाउंट, ये सारे नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इनकम और एक्सपेंसेस को दिखा रहे हैं। पर्सनल अकाउंट तो बड़ा आसान है भाई, एबीसी लिमिटेड का अकाउंट है, ठीक है, किसी इंडिविजुअल का अकाउंट है, किसी कंपनी का अकाउंट है, वो सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इन इंश्योरेंस अलाउज व्हाट। अब ये इंश्योरेंस का क्वेश्चन है, ना ही ये ऑडिट का है ना ही ये अकाउंट। इंश्योरेंस का एक ही क्वेश्चन आया था तो इसी में मैंने इंक्लूड कर दिया, इसकी अलग से लेक्चर लेने की जरूरत नहीं थी। सब्रोगेशन एक क्लॉज होता है इंश्योरेंस में। सब्रोगेशन करता क्या है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखो इस क्लॉज के हिसाब से, इस प्रिंसिपल के हिसाब से, देखो पहले तो 2 पार्टी होती है इंश्योरेंस में, एक होता है इंश्योरर, एक होता है इंश्योर्ड। इंश्योरर वो होता है जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, इंश्योर्ड कौन होता है, जो हम जैसे लोग होते हैं, जिसका इंश्योरेंस होता है उसको कहते हैं इंश्योर्ड। जो इंश्योरेंस करता है वो होता है इंश्योरर। बात समझ में आती है। सब्रोगेशन का जो प्रिंसिपल होता है इंश्योरेंस में, वो ये अलाउ करता है कि जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, वो थर्ड पार्टी से कंपनसेशन ले सकती है जो भी आपको लॉस हुआ है। आप लोगों ने इंश्योरेंस करा रखा था, मान लो आईसीआईसीआई, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है हमारा एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड इंश्योरेंस से आपने क्या करा रखा है, इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है, मान लो कार का इंश्योरेंस करा रखा है। अब आपकी कार तो इंश्योर्ड है और आपका इंश्योरेंस है आईसीआईसीआई इंश्योरेंस, ठीक है भाई। आपको कुछ लॉस हुआ, थर्ड पार्टी ने आपकी कार को कुछ डैमेज कर दिया, तो भाई आईसीआईसीआई आपको कंपनसेट कर देती है, पैसे दे देती है, ठीक है भाई। लेकिन पैसे देने के बाद आईसीआईसीआई के पास ये राइट होता है कि अब वो
आपके शूज में उतर कर उस थर्ड पार्टी पे केस कर सकती है कि तुमने मेरी कार डैमेज की ना, तो तुम मुझे पैसा दो। तो आईसीआईसीआई बेसिकली क्या कर रही है, जो इसने आपको पैसा दिया था वो रिकवर कर रही है थर्ड पार्टी से, जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ था, जिसकी वजह से हमें लॉस हुआ था। अरे हमारी कार थी, हमारी कार का हमने इंश्योरेंस कराया था आईसीआईसीआई से। अब हमारी कार किसी ने ठोक दी फॉर एग्जाम्पल, हमको जो लॉस हुआ है वो लॉस कौन पे करेगा भाई, हमारा इंश्योर करेगा आईसीआईसीआई। पे करने के बाद आईसीआईसीआई का ये राइट हो जाएगा कि वो थर्ड पार्टी पे केस करके उस कंपनसेशन को वापस रिसीव ले। हम नहीं ले सकते दोबारा आप थर्ड पार्टी पे केस करके, क्यों? क्योंकि हमको तो इंश्योरेंस का पेमेंट मिल गया कंपनी से, ऐसे तो हमको डबल पेमेंट मिल जाएगी। अगर हम भी केस करेंगे थर्ड पार्टी में तो हमको 2 बार पेमेंट हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो ये सब्रोगेशन का जो प्रिंसिपल होता है ये अलाउ करता है इंश्योरर को, जिसने इंश्योरेंस किया है, मतलब आईसीआईसीआई को अलाउ करेगा कि ये इस थर्ड पार्टी पे केस कर सकता है हमारे बिहाफ पे और पैसे वापस ले सकता है उसे। समझ में आ गया? प्रिंसिपल सब्रोगेशन बड़ा आसान है, लेकिन क्वेश्चन तो पढ़ लें कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इन इंश्योरेंस अलाउज व्हाट, इन्वेस्टमेंट ऑफ पॉलिसी अमाउंट। नो, जो मैंने आपको बताया उसमें इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अमाउंट का कोई मतलब नहीं है। रिफंड ऑफ इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी, नो। ऑटो रिन्यूअल ऑफ पॉलिसी, नो। इंडेमनिफिकेशन ऑफ इंश्योर्ड, ये सही है। इंश्योर्ड कौन था भाई? हम लोग इंश्योर्ड थे, हमारा इंडेमनिफिकेशन हो रहा है। इंडेमनिफिकेशन मतलब हमें कंपनसेशन दिया जा रहा है। इंडेमनिफिकेशन मतलब हमें प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कैसे? पहले इंश्योरर ने हमें खुद पैसा दिया और फिर ये पैसा उसने निकलवाया है थर्ड पार्टी से जिसने हमको डैमेज किया था, हमारी बिहाफ से उसने पैसा उससे रिकवर कर लिया। तो इंडेमनिफिकेशन ऑफ इंश्योर्ड होता है। सब्रोगेशन का प्रिंसिपल ये अलाउ करता है। ठीक है भाई, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। आसान क्वेश्चन था, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसको पढ़ लेना अपने आप घर पे भी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो फिर से बड़ा आसान क्वेश्चन है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होता है, बहुत बड़े अमाउंट में किया जाता है एक्सपेंडिचर, असेट्स में किया जाता है, बेसिकली असेट्स में किया जाता है ये एक्सपेंडिचर। ठीक है, जिससे आपको फ्यूचर में इनकम आपको मिलती रहे। असेट्स में जो एक्सपेंडिचर होता है, जो बड़े बड़े से एक्सपेंडिचर होते हैं, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मतलब इन 4 ऑप्शन में से तीन कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। आपको वही पहचानना है कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, 5000 आपने खर्चे किए हैं टू रिमूव अ वॉर्न आउट पार्ट, एक खराब हो गया था पार्ट छोटा सा, उसको रिपेयर किया आपने, हटा दिया उसको, ठीक है, और आपने नया पार्ट लगा दिया। तो बेसिकली ये मेंटेनेंस है, रेगुलर मेंटेनेंस। ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही फ्रीक्वेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये फ्रीक्वेंट है भाई। रिपेयर मेंटेनेंस आपका फ्रीक्वेंट एक्टिविटी होती है बिजनेस में। तो क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? जी नहीं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। मैंने पेन से आपको बता दिया ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि ये 5000 का जो ये रिपेयर मेंटेनेंस का पार्ट है, ये रिपेयर बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट एक्टिविटी है, होता रहता है। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा एडिशन कर रहे हो अपनी मशीनरी में जिससे आपका जो फ्यूचर का प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, फ्यूचर में आपकी इनकम बढ़ जाए, तो बात अलग है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। यहाँ आप कोई इनकम अपनी बढ़ा नहीं रहे हो ऐसा कुछ करके, जो आपकी इनकम थी उसी को मेंटेन करने के लिए आपने इसको रिमूव करके नया पार्ट लगा दिया, ताकि जो आप इनकम अर्न कर रहे थे वही चीज़ अर्न करते रहो। तो भाई इसका आंसर तो हमको ए ऑप्शन में ही मिल गया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, बट फिर भी हम सारे के सारे ऑप्शन पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है भाई, आंसर भी मिल गया मुझे, कोई बात नहीं, फिर भी हम देखेंगे सारे। एक्सपेंसेस ऑन फॉरेन टूर फॉर परचेजिंग अ न्यू मशीन, ये क्या बोल रहा है भाई? भाई आपने फॉरेन टूर किया मशीन खरीदने के लिए, ये बढ़िया है भाई। आप किसी कंपनी में हो, मशीन खरीदने के लिए मीटिंग फिक्स करने के लिए आपको फॉरेन जाना पड़ा, ऐसी खतरनाक मशीन है कि आपको विदेश जाना पड़ा है भाई। फॉरेन की यात्रा मेरे लिए फ्री की भाई कंपनी की तरफ से, बढ़िया है, ऐसी यात्रा हमको भी चाहिए। तो मशीन खरीदने के लिए लेकिन आप जा रहे हो ना, मशीन खरीदने के लिए आप जा रहे हो तो आपका पर्पस क्लियर है, मशीन के लिए आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। तो इसका आंसर, मतलब इसका आंसर बी तो नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगला आ जाओ, फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ द मशीनरी परचेज, अगेन मशीनरी परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो सारे के सारे आप एक्सपेंडिचर इंक्लूड कर दोगे जो आप मशीन को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन लाने तक कर रहे हो, प्रेजेंट पॉइंट तक आप जितने खर्चे करते हो मशीन को लाने के लिए, ठीक है, चाहे फ्रेट का चार्जेस हो, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज हो, जो भी खर्चे कर रहे हो जिससे कि वो मशीन तैयार हो जाए यूज़ करने के लिए,
उन सारे ही खर्चों को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ही लेते हो, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयरिंग अ सेकेंड हैंड मशीन बिफोर पुट टू यूज। देखो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका। क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर है? देखो क्योंकि यहां पे उस मशीन को आप यूज ही नहीं कर सकते थे सही कराने से पहले, तो ये मैंडेटरी एक्सपेंडिचर है। या आपने कोई मशीन खरीदी, भले वो सेकेंड मशीनरी थी, लेकिन आप उसको यूज करने से पहले, मैंने बताया ना कि वॉट एवर एक्सपेंडिचर यू आर गोइंग टू डू टू ब्रिंग द मशीनरी टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन सो दैट यू कैन यूज इट, यूज करने से पहले, उसको इंस्टॉल करने तक जो भी खर्चे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे। तो भले सेकेंड हैंड मशीनरी थी, लेकिन यूज करने से पहले तो आपको उसको सही कराना पड़ेगा ना, तो सही कराने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर करोगे ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए भाई। चलो ये हमारा आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज्ड कंप्लीटली बाय फायर इज व्हाट? अगेन सेम क्वेश्चन है। आपको इंश्योरेंस से रुपए मिले हैं, मशीनरी आपकी डैमेज हो गई थी, तो आपको चेक करना है कि ये आपका रिवेन्यू रिसीट, पहली बात तो रिसीट है, पैसे मिल रहे हैं, तो ये रिवेन्यू रिसीट है कि कैपिटल रिसीट है? रिवेन्यू रिसीट किसे कहते हैं? जो ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटीज में आपको पैसे मिलते हैं उसको रिवेन्यू रिसीट बोलते हैं। कैपिटल रिसीट किसको बोलते हैं? जो रेगुलर एक्टिविटीज नहीं होती हैं उससे जो पैसे मिल रहे होते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या आपकी आग, फायर हमेशा लगती रहती कंपनी में? नहीं लगती रहती ना। तो ये कोई बहुत वैसा इशू नहीं है कि जो फ्रीक्वेंट है, जो नॉर्मल एक्टिविटी है, रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। इंश्योरेंस और फायर लगना और इंश्योरेंस से पैसे मिलना ये फ्रीक्वेंट एक्टिविटी नहीं है, ये रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। तो ये कैसा रिसीट होगा भाई? कैपिटल रिसीट होगा। सीधी सी बात, नो बकवास, कैपिटल रिसीट होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। रिवेन्यू रिसीट है नहीं क्योंकि रेगुलर बिजनेस में नहीं आता है। एक्सपेंडिचर होगा नहीं क्योंकि यहाँ खर्चा नहीं हो रहा है, हमको रुपए मिल रहे हैं। तो इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हाँ ठीक है, वेरी गुड, इसका आंसर भी सबने सही दिया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस? आपको बताना है कौन से फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ भाई। क्या ट्रिक है इसकी? AS1 कहता है कि 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आप फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन मानोगे। क्यों? क्योंकि ये अकाउंटिंग अजम्पशंस आर ऑलवेज ट्रू। जब भी आप एज एन अकाउंटेंट आप अकाउंटिंग करोगे, इन 3 अजम्पशंस को आप हमेशा सही मानोगे, करेक्ट मानोगे। इसकी ट्रिक दे दूं आपको मैं। ट्रिक है CAG। भाई ये क्या चीज़ है? देखो, C फॉर कंसिस्टेंसी, A फॉर अक्रूवल, G फॉर गोइंग कंसर्न। ये PYQ है, इसलिए मैंने आपको ट्रिक भी दे दी। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स अजम्पशन है, बट AS1 के हिसाब से 3 हमारे फंडामेंटल हैं, वो है CAG। तो कहाँ लिखा है भाई? चेक करो अब। जो इसका आंसर है, देखो ये गोइंग कंसर्न G, C और अक्रूवल, ठीक है, यही आंसर है A। देखो CAG। तो याद करने का मैंने तरीका बता दिया है क्योंकि कुछ लोगों को याद नहीं हो पाता है भाई, इसलिए मैंने तरीका बता दिया, शॉर्टकट बता दिया। हाँ थैंक यू, बाद में कर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है? CAG, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, गोइंग कंसर्न, जो कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, इतना टाइम लग गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट डिटेक्टेड बाय द ट्रायल बैलेंस? अब मेरी बात बड़े ध्यान समझो। हमारे पास जो एरर्स होती हैं वो 3 टाइप की एरर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं पहले समझ लो, कौन कौन सी एरर्स होती हैं। ये रिवीजन चल रहा है आपका, मुझे पता है आप लोग सब पढ़ चुके होंगे, है ना। तो हमारे पास एरर ऑफ कमीशन होती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, ठीक है, और एरर ऑफ ओमिशन होता है। अब मेरी बात बड़ी ध्यान सुनो, मैं क्योंकि समझाने जा रहा हूँ कि कौन सी एरर क्या। इसका शॉर्टकट आपको ट्रिक दे दूंगा मैं कि कैसे याद करोगे कौन सी एरर कौन सी होती है। एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है C फॉर कमीशन, C फॉर क्लरिकल एरर। मतलब अकाउंटेंट को अकाउंटिंग करनी तो आती थी, बट ड्यू टू फोकस क्लरिकल एरर हो गई, गलती से कुछ मिसटाइप हो गया, उसका फोकस नहीं था, कुछ गलत कर दिया, गलती से कर दिया उसने, उसको आता था सब, तो ये होता है क्लरिकल एरर, ठीक है भाई। फिर आती है हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है? उसको अकाउंटिंग आती ही नहीं थी, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे। मतलब अगर जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं अभी तक, किसी में भी आपका आंसर अगर गलत है क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, तो आपने जो एरर की वो एरर ऑफ प्रिंसिपल थी, क्योंकि आपके प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। ऐसी गलती अगर अकाउंटेंट करता है अकाउंटिंग करते टाइम पे, एग्जांपल दूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को उसने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिया, रिवेन्यू रिसीट को उसने कैपिटल रिसीट मान लिया, तो उसके प्रिंसिपल वीक है, उसके कॉन्सेप्ट्स वीक है, उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एक और एग्जांपल दूं, आपकी सब्सिडरी बुक्स होती हैं, सब जनरल बुक्स होती हैं, सब जनरल बुक होती हैं, अगर उसको एंटर करना था सेल्स बुक में, उसने क्योंकि इन्वेंट्री बेची, उसको एंटर करना था सेल्स बुक में, बट उसने कर दिया जो ये एंट्री थी जनरल बुक में कर दिया। जब हम असेट बेचते हैं क्रेडिट पे,
तब हम जनरल बुक का यूज़ करते हैं सब्सिडरी बुक्स में, बट उसने इन्वेंट्री बेचते टाइम पे जनरल बुक का यूज़ कर दिया। या उल्टा ले लो, उसने मशीनरी बेची थी क्रेडिट बेसिस में, तो उसको यूज़ करनी थी जनरल बुक, जनरल प्रॉपर बुक, उसने यूज़ कर ली सेल्स बुक यूज़ कर दी, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि असेट्स जब बेचते हैं हम, तो हम जनरल प्रॉपर बुक यूज़ करते हैं जब भी हम असेट्स को क्रेडिट में बेचते हैं। तो उसके प्रिंसिपल वीक थे, उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, आगे देखो। ओजस्वी से ओजस्वी कह रहा है कि पीडीएफ कैसे मिलेगा? पीडीएफ मिल जाएगी ओजस्वी, आपको मिल जाएगी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे। पीडीएफ की चिंता छोड़ो, वो तो मिल जाएगी। आगे देखो, एरर ऑफ ओमिशन क्या है? देखो, है तो ये क्लरिकल मिस्टेक, ओमिशन भी क्लरिकल मिस्टेक ही है, और क्लरिकल मिस्टेक हमने कमीशन पढ़ रखा है, बट ये ऐसी क्लरिकल मिस्टेक है जो बहुत स्पेसिफिक है। कैसी स्पेसिफिक है भाई? भाई ऐसी क्लरिकल मिस्टेक जहां आपने एंट्री को छोड़ दिया है गलती से, या तो आपने पूरी एंट्री करनी छोड़ दी है, या फिर उसका पार्शियल ओमिशन कर दिया है, आधा पार्ट छोड़ दिया आपने एंटर करना। है तो ये क्लरिकल मिस्टेक, बट एक स्पेसिफिक टाइप की क्लरिकल मिस्टेक है जहां आप एंट्री करना भूल रहे हो, इसको कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ये सब लाइव क्लासेस में पढ़ा चुका हूं मैं, बट अभी रिवाइज करवा रहा हूं, तो जो लोग लाइव क्लासेस का पार्ट नहीं है उनको भी समझ में आना चाहिए, इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ रहा था। ठीक है, चलो आगे देखो, कहाँ थे भाई? हाँ, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं करेगा। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ एरर बता दी, अब आपको पता करना है कि कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं करेगा। देखो, ट्रायल बैलेंस या तो मैच होगी या तो मैच नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसी एरर कौन सी है जहां आपकी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगी एरर होने के बाद भी। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट है, अ क्रेडिट परचेज ऑफ 1000 फ्रॉम मिस्टर सिंह इज क्रेडिटेड रॉन्गली टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर आकाश। देखो, क्रेडिट परचेज हमने किया था, तो जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए भाई? सिंपल सी बात है, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज हमारा एक्सपेंस है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सिंह होगा। लेकिन मिस्टर सिंह को क्रेडिट करने की जगह उस अकाउंटेंट ने मिस्टर आकाश को क्रेडिट कर दिया है, लेकिन अमाउंट सही लिखा है। तो अगर अमाउंट सही लिखा है तो टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट तो भाई बराबर ही होगा। टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट तो भाई बराबर ही होगा ना, उसने खाली नाम ही तो चेंज कर दिया, मिस्टर सिंह की जगह मिस्टर आकाश कर दिया, अमाउंट तो सही रखा है उसने। तो भाई ट्रायल बैलेंस में जो टोटल बैलेंस होगा वो मैच करेगा इस एरर के बाद भी। देखो लिखा है ना, इज क्रेडिटेड रॉन्गली टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर आकाश। लेकिन इसमें एक और एरर कर रखी है। देखो, परचेज हमने की थी, तो अगर हमारा जो एंट्री है वो है परचेज, मैं आपको और एक्सप्लेन करके बताता हूँ। परचेज अकाउंट डेबिट टू भाई सिंह होना चाहिए क्रेडिट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 1000 होना चाहिए। ठीक है, अब इस मिस्टर सिंह की जगह उसने मिस्टर आकाश कर दिया है, लेकिन अमाउंट तो सही लिखा है ना, और ट्रायल बैलेंस तो खाली ये चेक करेगा कि टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट इक्वल है कि नहीं है। तो इस एरर होने के बावजूद भी, इस एरर के होने के बावजूद भी टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट बराबर रहेंगे। इसका आंसर आपको पहले ही ऑप्शन में मिल गया, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है। आंसर आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है एग्जाम में, बट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा सारा का सारा कि कैसे आप एलिमिनेट करोगे। मान लो ये ए की जगह डी में होता, तो अभी तो आपको आंसर मिल गया भाई कि यहाँ मैच कर रहा है। एग्जाम में अगर डी ऑप्शन होता आपको सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ते हैं, तो हम सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। बी कह रहा है, अ क्रेडिट परचेज ऑफ 20,000 फ्रॉम मिस्टर सांधु इज रिकॉर्डेड इन द डे बुक एज 2000। यहाँ अमाउंट की गलती कर दी है इसने, 20,000 की जगह 2000 कर दिया है। तो भाई अगर अमाउंट गलत कर दिया आपने तो भाई डिटेक्ट कर लेगा ट्रायल बैलेंस, क्योंकि आपने जो क्रेडिट परचेज किया था और जो डे बुक थी आपकी, ठीक है, जो सब्सिडरी बुक्स थी, उसमें आपने क्या कर दिया, 20,000 की जगह 2000 कर दिया है। ठीक है, मान लो परचेज बुक में कर दिया है, तो परचेज बुक आपने गलत एंट्री कर दी है। बाकी आपने लेजर एक का सही बनाया था, बट एक अमाउंट गलत कर दिया है, तो यहाँ पे बी आंसर नहीं होगा, ये डिटेक्ट कर लेगा क्योंकि आपने अमाउंट गलत कर दिया है एक जगह पे। सी, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेरी शेड इनटू द परमानेंट बिल्डिंग इज रिकॉर्डेड एज द रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस। तो भाई ये वाला भी डिटेक्ट कर लेगा ट्रायल बैलेंस। फिर क्या बोल रहा है, एरर इन पोस्टिंग फ्रॉम द बुक ऑफ सब्सिडरी बुक टू द लेजर। यहां आपने एरर कर दी है। देखो, स्पेसिफिकली नहीं बोल रखा है आपको कि क्या एरर है, बट हो सकता है यहाँ पे एरर अमाउंट की भी हो, तो लेजर में आपने गलती कर दी, हो सकता है एक लेजर में गलती कर दी हो। लेकिन जो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, जहाँ पे क्लैरिटी आपको मिल रही है कि भाई ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा आपका ट्रायल बैलेंस, क्योंकि उसने अमाउंट सही लिखा। बाकी में आपको पता नहीं है कि अमाउंट सही है कि गलत है। बी में पता था गलत है, तो बी तो डिटेक्ट, बी का तो इम्पैक्ट पड़ जाएगा ट्रायल बैलेंस में, लेकिन ए का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, समझ में आ गया।
नेक्स्ट आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगेन क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए ऑप्शन, कैपिटल रिजर्व्स आर नॉर्मली क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब ये क्वेश्चन है रिजर्व और प्रोविजन का, तो भाई क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ने से पहले मेरे को आपको समझाना भी पड़ेगा कि भाई रिजर्व क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ऐसे समझो, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। भाई भाई हमारी टीम है, स्कूल टीम है, क्रिकेट टीम। क्या है भाई? स्कूल की क्रिकेट टीम है। भाई हमारा कैप्टन कौन है? शुभमन गिल। कौन है भाई कैप्टन? शुभमन गिल है भाई, ठीक है। और हमारा जो कोच है भाई गौतम गंभीर जी हैं। हमारे स्कूल की टीम है, आप लोग क्रिकेट टीम में हो ये मान के चलो। अभी हमको देखना है डिफरेंस रिजर्व और प्रोविजन में, ठीक है भाई। तो ऐसे समझो, गौतम गंभीर हमसे ये कहते हैं, गौतम गंभीर जो हमारे कोच हैं, वो हमसे ये कहते हैं, देखो भाई प्रीवियस जो टूर्नामेंट्स हम करके आ चुके हैं, जो पहले के टूर्नामेंट्स हम खेल के आ चुके हैं, उससे हमको ये पता चलता है, उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि खेलते टाइम पे हमारे 2-3 बैट टूट जाते हैं। पिछले साल का एनालिसिस करके, बात समझना आप, पिछले साल के डेटा एनालिसिस करके हमको ये पता चल जाता है कि हमारे 2-3 बैट तो टूट ही जाते हैं जनरली एक टूर्नामेंट में। तो हो सकता है जो आगे आने वाला टूर्नामेंट है जिसमें हम खेलने जा रहे हैं, अभी स्कूल टीम है हमारी, हम लोग एक ही टीम में है, हमारा कैप्टन है शुभमन गिल और जो कोच है वो गौतम गंभीर जी हैं भाई हमारे। तो गौतम गंभीर ने हमसे कहा कि टूट जाते हैं बैट, तो भाई आने वाले टूर्नामेंट में भी टूट सकते हैं। ज़रूरी नहीं टूटे हैं, बट चांसेस बहुत हाई है टूट जाएंगे, क्योंकि पिछले वाले टूर्नामेंट्स में भी टूटे हैं। इसके लिए आप 5,000 रुपये भाई अपने रिजर्व में रखो। इसको कहते हैं रिजर्व। पिछले साल के डेटा को देखते हुए आगे आने वाला साल है या आने वाला टूर्नामेंट है, इसके लिए जो आप पैसे बचा के रख रहे हो ताकि बैट टूट जाए तो आप नया बैट खरीद सको, इसको बोलते हैं रिजर्व। अकाउंटिंग में भी इसको रिजर्व बोलते हैं। अब अकाउंटिंग के नज़रिए से समझो, पिछले साल, सॉरी ये एग्जांपल है, सॉरी उसका, एक मिनट, ये एग्जांपल है प्रोविजन का, जो गौतम गंभीर ने दिया वो हमको प्रोविजन दिया था, रिजर्व नहीं था ये, क्योंकि यहाँ पिछले साल का डेटा एनालाइज कर रहे थे। जो हमारे बैट टूटे हैं ये प्रोविजन है, ये रिजर्व नहीं है। ये क्या है? प्रोविजन है। अब इसको अकाउंटिंग में समझो, कैसे अकाउंटिंग में प्रोविजन क्रिएट करते हैं। पिछले साल का जो डेटा था हमने उठा के देखा था कि भाई हमारे जो डेटर्स हैं जिनसे हमको पैसे लेने हैं, वो कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट करते हैं, वो कोई ना कोई पैसा हमको वापस नहीं करते हैं। मान लो 10% हमको पैसा वापस नहीं करते हैं, तो आगे आने वाले साल के लिए हम प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे 10% डेटर्स का, इसको बोलते हैं प्रोविजन। जब हमको ये पता होता है पिछले साल के एनालिसिस से कि आगे आने वाले साल में लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, भले हमको एग्जैक्ट अमाउंट ना पता हो, लेकिन ये बहुत चांसेस हैं हमारे कि हमको लॉस हो जाएगा, 99% श्योर होते हैं हम, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर का डेटा एनालाइज किया होता है। तो इसको बोलते हैं प्रोविजन, रिजर्व नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोविजन, ठीक है। तो ये हमारे भाई कोच गौतम गंभीर ने बोला था हमसे, ठीक है, तो प्रोविजन हो गया। अब हमारे आते हैं भाई कैप्टन साहब शुभमन गिल। शुभमन गिल ये बोलता है कि भाई देखो ऐसा है कि हो सकता है हमें ट्रांसपोर्टेशन का कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो जाए, हो सकता है हमें इंजरी हो जाए, इसके लिए 10,000 रुपये रिजर्व रखो। कोई इमरजेंसी हो जाए, हमें इमरजेंसी पता नहीं है कि कौन सी हो जाएगी, पर हो सकता है कोई हो जाए, हो सकता है ना हो, ठीक है। प्रोविजन में तो हमको पता है कि भाई होगी ही होगी, अमाउंट नहीं पता है। बट जो शुभमन गिल बोल रहा है वो कह रहा है हो सकता है कि इमरजेंसी हो जाए मेडिकल, तो इसके लिए 10,000 रुपये रिजर्व में रखो। तो ये बात हो रही है रिजर्व की अकाउंटेंसी के टर्म में, मतलब ऐसा अमाउंट जो रिजर्व में आप रख रहे हो जो फ्यूचर कंटिजेंसी के लिए काम आ सके, फ्यूचर नीड के लिए काम आ सके। कोई प्रीवियस ईयर का डेटा एनालाइज नहीं कर रहे हो रिजर्व के केस में, बट हो सकता है आगे काम आ जाए, जैसे जनरल रिजर्व बोलते हैं हम, हो सकता है आगे काम आ जाए। ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। शेयर होल्डर्स को लगता है कि हाँ इन लोगों ने पैसा कुछ बचा रखा है किसी कंटिजेंसी इमरजेंसी के लिए, किसी इमरजेंसी के लिए भी पैसा बचा के रखा हो। तो ये डिफरेंस है रिजर्व और प्रोविजन में। बात समझ में आ गई? तो अगर डिफरेंस समझना होगा तो एग्जांपल ले लेना भाई, गौतम गंभीर का और शुभमन गिल का। जो गौतम गंभीर ने किया प्रीवियस ईयर का डेटा देख के वो प्रोविजन था, जो शुभमन गिल ने किया कोई भी अनफोर्सीन इमरजेंसी आ जाए, कंटिजेंसी आ जाए, उसके लिए जो पैसा बचा रहा है वो रिजर्व है। हो सकता है रिजर्व ऐसी पड़ा रहे, काम ना आए, बट प्रोविजन तो काम आएगा, बट अमाउंट कितना होगा ये नहीं पता। क्या पता एक ही बैट टूटे, क्या पता 2 बैट टूटे। मतलब समझ में आ गया आपको? अब मेरी बात ध्यान से सुनो आगे। जो प्रोविजन हम बनाते हैं इसको हम पीएल अकाउंट से डेबिट करते हैं। क्या करते हैं भाई? इसको हम पीएल अकाउंट से करते हैं डेबिट। समझा? चमका? पीएल अकाउंट में डेबिट होता है ये जो हमारा प्रोविजन होता है, ठीक है। मतलब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है।
प्रॉफिट कम कर रहा है ना, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। लेकिन रिजर्व क्या है, रिजर्व को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका प्रॉफिट बचा उसमें से कोई अमाउंट आप रिजर्व में ट्रांसफर करते हो। सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर जो आपका प्रॉफिट है, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, जो भी सरप्लस है प्रॉफिट है, उसमें से कोई अमाउंट आप ट्रांसफर कर देते हो रिजर्व में, तो इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? तो क्या याद रखना है कि प्रोविजन है, प्रोविजन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, डेबिट करते हो पीएल को, और रिजर्व है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हो गया उससे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बट प्रोविजन आपका प्रॉफिट को ही कम कर दे रहा है। ठीक है भाई, अब आते हैं ऑप्शन में। मैंने आपको मतलब पूरा समझा दिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कैपिटल रिजर्व्स आर नॉर्मली, आंसर तो मुझे नहीं मिला, मुझे लग रहा है बहुत ही कठिन क्वेश्चन था क्या, कोई बात नहीं। कैपिटल रिजर्व्स आर नॉर्मली क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो भाई ये हमारा करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ कैपिटल रिजर्व की बात हो रही है। ठीक है, ये छोड़ दो। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज एन एग्जांपल ऑफ जनरल रिजर्व। नहीं, ये एक स्पेसिफिक टाइप का रिजर्व है। जनरल रिजर्व होता है जो कहीं भी यूज कर सकते हो, ये एक डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व एक स्पेसिफिक टाइप का रिजर्व है। जनरल रिजर्व कैन बी यूज ओनली फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। नहीं, मैंने बताया था जनरल रिजर्व कहीं भी यूज कर सकते हो। डी ऑप्शन, प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बिल्कुल सही जवाब, मैंने अभी अभी बताया आपको, प्रोविजन आपके प्रॉफिट को कम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन। मैं समझा चुका हूं भाई, क्लरिकल एरर आपकी एरर ऑफ कमीशन होती है। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा एरर ऑफ कमीशन नहीं है, बताना है। ओवरकास्ट कर दिया भाई, ये कमीशन एरर है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये एरर ऑफ कमीशन है। क्रेडिट सेल्स टू रमेश 5000 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, ये गलती से किया उसने, गलती से, उसको आती थी अकाउंट, तो ये भी एरर ऑफ कमीशन है। रॉन्ग बैलेंस कर दिया भाई, उसने प्लस करने में गलती कर दिया, ऐसा थोड़ी उसको प्लस करना नहीं आता होगा, वो तो कैलकुलेटर यूज करेगा ना। बैलेंसिंग गलती से गलत हो गया है, एरर ऑफ कमीशन है, तो ये आंसर नहीं होगा। कैश सेल्स को उसने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। ओह, तो उसने कैश सेल्स को हो सकता है मतलब उसने रिकॉर्ड नहीं किया, ये भूल गया हो सकता है, कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूला है, तो ये एरर ऑफ ओमिशन है। ये पार्शियल ओमिशन हो गया, पार्शियल क्या है, फुली ओमिशन हो गया, उसने कैश बुक ही छोड़ दी। जो सब्सिडरी बुक होती है उसमें वो एंटर करना भूल गया है। कैश बुक में एंटर करते हो ना आप कैश सेल्स को, क्रेडिट सेल होती है तो सेल्स बुक में एंटर करते हो, तो ये ओमिट कर दिया उसने, तो भाई ओमिट कर दिया, तो ये एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और मैंने आपको समझा दिया है, पूरा पूरे सारे के एरर समझा दिए, तो रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है भाई, अरे बस इतना ही, ओके। तो अगर ये है आपकी स्लाइड इसकी, कि अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भाई आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। लेकिन आपको स्पेशल सब्जेक्ट्स के कंपोनेंट्स पढ़ने हैं तो भाई आप कोर्स जाके, स्पेशल मतलब सब्जेक्ट मतलब जो आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं बनते, जैसे अकाउंट्स वगैरह, लेबर लॉज, इन सब का कोर्स अगर देखना है पूरा, वीडियोस नोट सब कुछ, तो आप ये कोर्स प्रेफर कर सकते हो। मेरी लाइव क्लासेस हो चुकी हैं, पर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप कोर्स आप प्रेफर करते हो तो आप ये कोर्स लोगे तो रिकॉर्डिंग आपको देखनी पड़ेगी, जो लाइव क्लास बची है वो आप लाइव में देख सकते हो। बाकी आपको सारे के सारे वीडियोस देखने हैं भाई, सारे नोट्स देखने हैं, तो आप मास्टर कोर्स में जाके आप वो भी चेक कर सकते हो, कोर्स सारी वीडियो सारे नोट्स आप सब देख सकते हो। ठीक है, मुझे बताना आपको ये एनालिसिस कैसे लगा वीडियो का, चैट सेक्शन मतलब कमेंट सेक्शन में वीडियो ओवर होने के बाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।